तो दोस्तों कैसे हो, आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी की जो न्यू बुक लॉन्च की गई है यूथ कंपटीशन के द्वारा। तो वो बुक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, मान लो कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की वैकेंसी जो आने वाली है, तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी जेई या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी आप लोगों की 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि 4600 के करीब वैकेंसी आप लोगों की हैं और साथ में एसआई की। तो हम ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूथ कंपटीशन की बुक है, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी में, उनके सभी प्रश्न विद डिटेल के साथ इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर 625 सेट दिए गए हैं और जितना भी अभी जो पेपर हुआ था 2022 में 19 वाली वैकेंसी का, उनके सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो एनटीपीसी की भी वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे जो इस बार आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर जारी करने का मतलब है कि जिस प्रकार से वैकेंसी एसएससी के द्वारा निकाली जाती है, कौन सी कब वैकेंसी निकाली जाएगी, उसकी सबकी जानकारी दी गई। तो इसी साल आप लोगों की एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी में आप लोगों की कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी? तो एनटीपीसी में आपकी वैकेंसी गुड्स गार्ड की आती हैं, टाइपिस्ट क्लर्क की आती हैं, स्टेशन मास्टर की आती हैं। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी मतलब काफ़ी वैकेंसी इसके तहत टीटी की वैकेंसी आती हैं। तो इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि कैसे प्रश्न आते हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आप लोगों की 15 तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे और एनटीपीसी की आप लोगों का जो फॉर्म अप्लाई चालू होना शुरू हो जाएगा, वो जुलाई या सितंबर में वैकेंसी आ जाएंगी। ये 100% आप लोगों को कैलेंडर में उन्होंने बताया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कई महीनों बाद अपने चैनल पर ये वीडियो ला रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट नौकरी निकलती है उनकी जानकारी दी जाती है। तो हम ये वीडियो मतलब कई 3-4 महीने बाद लेके आए हैं। किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल डिटेल के साथ दिए गए हैं। तो देख सकते हो इसमें, जैसे कि हम हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में देख सकते हो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म और मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल साम्राज्य। और यहाँ पर दक्षिण भारत के जो भी चोल चालुक्य पल्लव संगम हुए थे और सीमावर्ती जो राजवंश हुए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकार और प्राचीन कालीन स्थापत्य कला जो भी थी और चित्रकला, संगीत से संबंधित इसमें प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। राजपूत वंश, अगर इसी को आप पढ़ लेते हो तो यहीं से आप लोगों के प्रश्न फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये इसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं और बिल्कुल डिटेल के साथ दे रखे हैं। और मध्यकालीन इतिहास में आ जाते हैं तो यहाँ पर अरब और तुर्की आक्रमण है। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला, मतलब जो भी इनका साहित्य था और जो भी चित्रकला का इन्होंने किया निर्माण है, वो सब इसमें दिया गया है। बहमनी साम्राज्य आ जाता है, विजयनगर साम्राज्य आ जाता है और भक्ति काल और सूफी आंदोलन मुगल काल में आ जाते हैं। बाबर है, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर देख सकते हो मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन, उसके बाद आधुनिक में आ जाते हैं। तो बिल्कुल डिटेल के साथ इसमें दिया गया है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी आ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब उसके बाद जियोग्राफी आ जाती है। जियोग्राफी भी डिटेल के साथ दी गई है। उसके बाद भारत का भूगोल आ जाता है। उसके बाद आप लोगों की इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था आ जाती है। उसके बाद सामान्य ज्ञान आ जाता है, इसी में है। और यहाँ पर स्टैटिक जीके भी इसी में आ जाती है आप लोगों की।
आप देख लेते हैं यहाँ पर विगत वर्षों में प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो एनटीपीसी देख सकते हो, एनटीपीसी 2022 जो 19 में वैकेंसी आई थी, मगर परीक्षा 2022 में हुई। कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर मतलब जो कुल प्रश्न पत्र कितने हुए थे 15, और 40 शिफ्टों में यहाँ पर देख सकते हो 15, मतलब एक प्रश्न पत्र 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में, 600 प्रश्न पूछे गए। वहीं ग्रुप डी में बात की जाए 99 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, तो 2927 कुल प्रश्न पूछे गए थे जो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और 22 में पेपर हुआ। उसके बाद एनटीपीसी में जो फर्स्ट स्टेज में जो पेपर हुआ था उसमें 3990 प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार से आरपीएफ कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी सभी की संख्या आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर प्रश्न इस बुक में दे रखे हैं 15,210 प्रश्न दे रखे हैं, और सभी ये लीगल प्रश्न हैं, मतलब आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो किसका वेटेज कितना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोगों को बता दें, अगर आरपीएफ की तैयारी करें तो सभी के इस बुक में प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको प्रश्न के सामने लिखा मिलेगा किसमें ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद डिटेल से हम इसकी चर्चा करेंगे। करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 15,210 क्वेश्चन है, तो एक बार में करवाना पॉसिबल नहीं है। तो एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन करवा दें। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद आप लोगों को बता दें, इसमें आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आंसर को छिपा लेंगे, बाद में शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पाषाण युग के 3 काल हैं, कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का पुरा पाषाण आएगा, पुरा पाषाण काल आएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा। उसके बाद आप लोगों का नव पाषाण काल आ जाएगा। तो इसमें ताम्र पाषाण काल आप लोगों का जो हो जाएगा नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, इसमें डिस्क्राइब किया गया डिटेल के साथ क्वेश्चन का है। तो पाषाण युग में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। मतलब क्या करता था, पाषाण युग में पत्थर के औजारों का उपयोग करता था मनुष्य। और पाषाण युग के 3 चरण थे, कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के हो जाएंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। वहीं बात कर लेते हैं ताम्र पाषाण युग के। ताम्र पाषाण युग कब आता है आप लोगों का, ये नव पाषाण युग के बाद का ये काल है, जिसमें मनुष्य ने ताम्र पाषाण में क्या किया था, मनुष्य ने तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा था। और इसका समय काल लगभग आप लोगों का हो जाएगा 5000 ईस्वी पूर्व में जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसकी खोज कब हुई थी, 1957-58 में की थी। किसने की थी और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं ये पता होना चाहिए। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, और इसकी खोज किसने की थी तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये किस ज़िले में है, क्योंकि जो पेपर एनटीपीसी या ग्रुप डी के हुए थे आरपीएफ के, तो उनमें लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन सब में पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। और गुफाओं के चारों ओर ये विंध्य पर्वतमाला हैं उससे घिरी हुई हैं भीमबेटका की गुफाएं। और ये पूरा पाषाणिक जो है गुफा आवास हैं, ये भी याद रखें। और वहीं बात कर लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो विष्णु श्रीधर बाणकर थे, इन्होंने खोज की थी 1957-58 में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना ये है कि भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
तो आप लोगों ने भीमबेटका की गुफाओं से क्या सीखा। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये विंध्य पर्वत मालाओं से चारों ओर से घिरी हैं। और वहीं बात कर लेते इसकी खोज कब हुई थी, तो 1957-58 में खोज की थी। किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी 1957-58 में। और 2003 में इन्हें क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है रखा गया है, घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में फिर भीमबेटका की गुफाओं से क्वेश्चन पूछा गया था और हमें क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ पूछा गया था, वो क्वेश्चन के आगे ही लिखा है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, स्टेज भी फर्स्ट था, तो वो आप लोग देख सकते हो। और आंसर आपको बाद में ही दिखाएंगे। अगर आप लोग पहले से तैयारी करते हो तो आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो कि हम कितने क्वेश्चन इसके सही कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका के सेला आश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो जो भीमबेटका के सेला आश्रय थे किसके लिए प्रसिद्ध थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये किसके लिए फेमस हो जाएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है भीमबेटका के सेला आश्रय प्रसिद्ध थे। इसका डिस्क्राइब देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यह अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें चित्रकारी कब की है, तो ये चित्रकारी आप लोगों की हो जाएगी मध्य पाषाण युग की, किंतु यह उत्तर पुरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा गया था। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, पूरा पाषाण काल आएगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा नव पाषाण काल। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। इसमें प्रागैतिहासिक काल का सही जो है कालानुक्रम आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहला वाला राइट हो जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आप लोग ये भी देख सकते हो, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल आपसे पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, मगर आपसे पूछा जाएगा प्रागैतिहासिक काल का लक्षण क्या है प्रागैतिहासिक काल, तो आप लोगों का हो जाएगा कोई जिसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है और उसे पढ़ा भी नहीं जा सका है। ये आप याद रखें, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल के लक्षण, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता हो जाएगा। और ऐतिहासिक काल क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण है। तो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है, तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। वहीं मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसकी अवधि हो जाएगी 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी तक, आपका ईस्वी पूर्व तक हो जाएगा। और नव पाषाण का काल समय अवधि 7,000 ईस्वी पूर्व से आपकी 1,000 ईस्वी पूर्व तक हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मतलब कहीं पर आपको जो अगर समझ में ना आए तो ऊपर लिखा भी है, तो आप लोग वॉइस हमारी ध्यान से सुने
और उसके बाद जो है अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस युग से है जब मानव ने लिपि एवं लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। तो पाषाण काल कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त होते थे? ये आपका हो जाएगा कहाँ से प्राप्त होते थे? तो ये सीप प्राप्त होते थे नागेश्वर। ये नागेश्वर कहाँ पड़ता है? तो ये आप लोगों का कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये भी याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। तो आप लोग यहाँ से इससे क्या सीखे? इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से क्या मिला है? कला के जो स्वरूप प्राप्त हुए उनमें क्या प्राप्त हुआ? मोहरे, मिट्टी के बर्तन और आभूषण और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 में क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ये कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होना जो होगा ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का रोपण की खोज जो है 1950 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। और नदी की बात की जाए, रोपड़ सतलुज नदी के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और बनावली आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो 8 में क्या है? 8 में दिया गया हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे डेस नामक, यहाँ पर खाली स्थान है, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा रिस्टिएटाइट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका जो है थोड़ा इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अगर नाम सही दिया होता तो यहाँ पर सभी लोग इसको सही कर देते। तो इसको क्या हो जाएगा? हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी को क्या कहते हैं? इन्होंने कहा स्टिएटाइट कहा है। रिस्टिएटाइट कहा है इन्होंने बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। तो सेल खड़ी क्या है? नरम पत्थर है और इसका नाम इंग्लिश में इन्होंने कर दिया है। तो ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में ही पूछा है। तो इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। तो मोहरें किससे बनी थी? तो यहाँ पर अधिकांश जो हड़प्पा की जो मोहरों को सेल खड़ी से भी बनाया जाता था। और इसमें कौन सा हो जाएगा? कांचली मिट्टी हो जाएगी, चट, गोमेट मिट्टी आदि से मोहरें भी प्राप्त हुई। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक त्रिमेय लिपि में लिखी हुई हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं, जिन पर मुख्य दर्शाए गए जानवर हैं। तो ये जानवर काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जानवर आप लोग ज़रूर याद रखें। बाघ हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी। उसके बाद क्या हो जाएगा? आकार भी पूछा जा सकता है आपसे। और जो मोहरों पर हैं चित्र किसके किसके हैं? तो सबसे पहले आप लोग बाघ याद रखें, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा आपका हो जाएगा। गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा भी है। ये भी याद रखें। खरगोश, बकरा, हिरन, भैंसा, गेंडा, वृषभ, हाथी, बाघ, इन सभी की जो है जो मोहरों पर इनके चित्र मिले हैं।
ये चीज़ें कुछ फैक्ट याद रखें। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर सेल खड़ी से बनी थी, नरम पत्थर है सेल खड़ी, ये भी याद रखें। और इसके अतिरिक्त जो भी बनी कांचली मिट्टी की बनी थी, और उसके बाद गोमेट मिट्टी आदि की मोहरें भी हैं। और चर्ट ये भी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है डीपली ही पूछा जाता है। धोलावीरा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। धोलावीरा देश राज्य में स्थित है, तो धोलावीरा कहाँ है, ये आप लोगों का गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, भचाऊ तालुका में, ये भी यहाँ पे याद रख सकते हैं, चाहें तो आप तालुका भी याद रखें। स्थित पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। तो धोलावीरा की खोज किसने की थी, ये गुजरात के कच्छ में ज़िले में स्थित है और भचाऊ तालुका में स्थित है। इसके बाद इसकी खोज 1968 में की थी, जगपति जोशी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी धोलावीरा की। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा तो गुजरात से क्या पाए गए, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि जो है यहाँ से पाए गए हैं। एक चीज़ और याद रखें, धोलावीरा को 2021 में क्या किया, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, और ये 40वां स्थल हो जाएगा। और अभी 2 स्थल शांति निकेतन को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है अभी 2024 में, ये भी आप लोग याद रखें। शांति निकेतन और होयसल टेम्पल जो है कर्नाटक में है, उसे भी शामिल किया गया है, ये भी याद रखें। अब 42 विश्व धरोहर स्थल हो जाएंगे आप लोगों के भारत में। तो भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था धोलावीरा को। सबसे पहले आप लोगों को याद, धोलावीरा गुजरात में है, ये याद रखें आप लोग। और इसकी खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। बड़ा एग्जाम है तो क्वेश्चन जो है थोड़ा गहराई से पूछते हैं लोग एनटीपीसी वगैरह में, तो एनटीपीसी में पूछना ही उन्हें टिपिकली है क्वेश्चन, तो ये याद रखें। खोज जगपति जोशी ने की थी 1968 में, जो धोलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, और इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का पहला स्थल है, तो ये भी याद रखें। आप लोग, यहाँ पर पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटी के मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, तो ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया धोलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये धोलावीरा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल देश था, तो क्या था, एक मतलब पूछा गया वृत्ताकार टैंक या बेलनाकार टैंक, आयताकार टैंक या त्रिभुजाकार टैंक था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो स्नानागार वहाँ से प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में, तो ये इसका जो है आकृति थी आयताकार थी। अगर कक्षा 10 की किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा भी होगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज कब की, मतलब किसने की थी और कब की थी, तो इसकी खोज जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो ये भी याद रखें। मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति मिली है, सील में 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इसकी खोज मोहनजोदड़ो की किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। और जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो हड़प्पा शहर किसके किनारे था? हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे था। तो ये भी आप लोग हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जैसे कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, या चिनाब नदी या सिंधु नदी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी याद होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, तो ये किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर जो है सिंधु सभ्यता का एक शहर है, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले आप ये भी याद रखें, हड़प्पा जो ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, और मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है, और रावी नदी के तट पर है। 1920-21 में खोज इसकी किसने की थी? तो दयाराम साहनी, और साथ में एक इनके कौन थे? माधव स्वरूप वत्स, इनने खोज की थी। तो आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की जो है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आपको क्या बताना है? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और साथ में माधव स्वरूप वत्स से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 13। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, या दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर है, और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 14। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ क्या है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतकों का टीला हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन देख सकते हो एनटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, मोहनजोदड़ो पूछा गया खैबर पख्तूनख्वा दिया है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो मोहनजोदड़ो आप लोगों का कहाँ हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। ये सिंध में है। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये भी याद रख लें। और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। और ज़िला आपसे पाकिस्तान में पूछा जाए तो ये लरकाना ज़िला में है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कारणों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा चनहूदड़ो जो हो जाएगा आपका। ये क्या करता, ये मतलब किसके लिए फेमस था? तो ये था सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कार्यों के लिए जो है शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। यह सिंधु सभ्यता संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर या झाकर संस्कृति कहते के अवशेष से मिले हैं। अवशेष मिले, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। तो चनहूदड़ों के जो मतलब जो लोग रहने वाले थे वो कैसे थे? कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ के मनके सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से बक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ईंटें कहाँ से मिली हैं? चनहूदड़ों से मिली हैं। और यहाँ कारीगर लोग रहते थे कहाँ? चनहूदड़ों में। और क्या बनाते थे? मोहर बनाते थे। मोहर, सीप, मनके और मुद्रा यहीं से जो है बनाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और इसकी खोज किसने की? चनहूदड़ो की मजूमदार ने की थी 1931 में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था?
तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, वन लाइनर क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ के निकल जाते हो और उसके बारे में पता नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें बुक में डिटेल से दिया गया, अगर हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप लोगों ने कम से कम 500-600 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा, हड़प्पा से। तो जो नटराज की मूर्ति है पुरुष की, पत्थर की बनी हुई, ये कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि का रूप घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धोलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह गुजरात के कच्छ के रण में है। इसके बारे में आप लोगों को बता भी चुके हैं हम। तो 2021 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और वहीं बात कर लेते हैं, यहाँ आपसे द्वीप भी पूछा जा सकता है। ये खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। तो ये धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात के किस में है? कच्छ के रण जिले में स्थित है। और आपसे द्वीप पूछ ले किस द्वीप पर स्थित है, तो ये खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल। इसकी खोज 1968 में किसने की थी? जगतपति जोशी ने की थी। और यूनेस्को का आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, ये भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40 और सॉरी गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो मोहनजोदड़ो है, ये भी आपका है। हड़प्पा ये भी है। लोथल ये भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऐसे ही दिख रहा है, उरुक ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आप लोग देख लें, यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, लोथल, राखीगढ़ी। जबकि ये उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है, तो उरुक नहीं होगा। धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी के आसपास केंद्रित हैं तथा इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीकृत क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य आप लोगों को बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो जलाशय के साक्ष्य किससे मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका धोलावीरा से मिले हैं। गुजरात में कच्छ के रण में है, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। खोज किसने इसकी की थी? जगतपति जोशी ने की थी। आयताकार बना है, एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला जलाशय का साक्ष्य? तो ये गुजरात से मिला है, धोलावीरा से। सुरकोटदा से कलश शवदाहन के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से किसके मिले हैं? कलश
जो है सवादान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी और मोहर, रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ आप लोगों का पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे है। मोहर मृदभांड व कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किस राज्य में, पंजाब में है। सेलखड़ी की मोहर मिली है, मृदभांड मिले, कुल्हाड़ी मिले हैं, सतलुज की नदी के किनारे है आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 22, पुरातात्विक स्थल सुर कोटड़ा किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो सुरकोटड़ा आपका कहाँ पड़ता है? सुरकोटड़ा लिखा मिलता है आपको, कहीं कहीं सुरकोटदा लिखा मिलता है, तो दोनों एक ही बात है। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा दोनों दा है, इड़ा बना है, कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं। गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो आप लोगों ने तो धोलावीरा देखा, वो भी गुजरात के कच्छ में है। और जो है सुरकोटड़ा, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है, कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा स्थल के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। 1996 में स्थल की खोज जगपत जोशी ने की थी। तो यहाँ पर कुछ स्थल दिए गए हैं, स्थल को आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो धोलावीरा सबसे पहले आप लोग याद रखें। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। और वहीं बात कर लेते हैं रंगपुर कहाँ पड़ता है? ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुरकोटदा या कोटड़ा बोलो, दोनों बात एक ही है, गुजरात में पड़ते हैं। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है, कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। मांडा कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। रोपड़ पंजाब में आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा संभाला था? तो ये का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? रेम व्हीलर। तो इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना और संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यापति हैं। तो इस समय चेंज हो गई होंगी क्योंकि ये बुक छपे कुछ टाइम हो गया है, तो आप अपना सर्च करके देख भी सकते हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यापति हैं, या चेंज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएंगी? RD बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है, या इसकी जो है 11.88 मीटर लंबा है,
7.01 मीटर चौड़ा है और गहराई की बात की जाए 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी? विशाल अन्नागार हो जाएगा। कौन? विशाल अन्नागार हो जाएगा, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त एक अन्य अवशेष में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपको नोट करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मगर भाई क्वेश्चन बहुत डिटेल से पूछे जाने लगे हैं और कंपटीशन भी बहुत है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यहाँ पर नटराज की मूर्ति है नृत्य कर रही, किस मतलब हाथ में कौन सा कड़ा पहने है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये तो आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता देश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों पर उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इसका 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितनी पुरानी है? तो ये हो जाएगी आप लोगों की 3000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। इसका काल निर्धारण देख सकते हो, मतलब कई प्रकार से किया गया है। NCERT के द्वारा काल निर्धारण किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कितना किया गया है? तो 2600 ईसा से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान देना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर कितना रखा गया है? इसका टाइम रखा गया है। नवीनतम विश्लेषण जो पद्धति के सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान की जो सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या माना गया है? इसका समय 2500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का विकास 500 BC से मालवा दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 500 BC से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो ये किसका हो जाएगा? ये देख सकते हो RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 500 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया आज जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या है? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग देश अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ये सही हो जाएगा। सिंधु
भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी ये सिंधु घाटी सभ्यता? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व के। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईंट के बने भवन। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी हो जाएगी इसकी विशेषता? ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में थीं, 4-2-1 में थीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है ये आपको बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। कांसा कैसे बना था? तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता के लोग देश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो क्या ये कांसा बनाने के लिए लोग क्या करते हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। तांबे और टीन को मिश्रित करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो ये सिंधु घाटी का हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आजमगढ़ हो जाएगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ यूपी में पड़ता है, मगर ये कोई सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल नहीं है। तो आपका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है? तो मुर्दों का टीला। तो इसमें पूछा गया है क्या है ये? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सिंधी भाषा का शब्द है, जो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34, हड़प्पा के स्थलों में निम्नलिखित भगवान में किसकी हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किस की पूजा नहीं करते थे? तो जो हड़प्पा के लोग हैं भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? तो ये शिव की, विष्णु की, स्वास्तिक की, कबूतर की। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर राइट हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर बी। जो हड़प्पा के लोग थे विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की करते थे, कबूतर की भी, स्वास्तिक की, मगर विष्णु की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। तो मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसमें शिव आदि का रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ और बाएं तरफ गेंडा, भैंसे का अंकन है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब हड़प्पा के लोग जो थे धरती की पूजा करते थे। और वहीं पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा में होती थी। इस हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो ये भी आप लोग याद रखें, भगवान विष्णु की ये पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। पशु की करते थे, पक्षी की करते थे, जल की, वृक्ष की, सर्प की, अग्नि की, इन सब की पूजा करते थे, मगर विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पर कबूतर भी दिया गया, तो ये लोग कबूतर की भी पूजा करते थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी हुआ, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
35 है, सिंधु सभ्यता के लोग देश की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, हनुमान की। तो यहाँ पर जो पशुपति की ये लोग पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता, तो 3 मुख वाला देवता कौन था? पशुपति था, तो इसकी पूजा करते थे। यह मूर्ति कहाँ से मिली है? पशुपति की मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। पशुपति देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, ये भी याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी, सभ्यता की भाव चित्रात्मक थी और दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये भी याद रखें। किस प्रकार से? तो आप सभी लोगों को पता है दाईं ओर से, तो दायां ये होता है, बायां ये होता है, इस साइड में है, तो किस साइड में लिखी जाती थी, ये भी याद रखें आप लोग। दाईं ओर से इस ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हो, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1980 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया था और 1990 में RS बिस्ट ने धोलावीरा में उत्खनन को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में हड़प्पा स्थल की मोहरों पर में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो यहाँ पर पशु पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए, बैल हो जाएगा। तो ये मोहरों पर किसका आकृति बनी है? हाथी, गेंडा, इस प्रकार से दे देते हैं, तो आप लोगों को याद रखना, हम पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग देख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थीं। तो आयताकार मोहरें थी, गोलाकार थी, बेलनाकार थी, तो ये भी याद रखें आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो बेल यहाँ पर जो है अक्सर देखा गया है। बेल की जो है मोहरों पर आकृति मिली है। वहीं इन मोहरों पर बात की जाए, हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बकरा, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। तो यहाँ पर बकरा की भी आकृतियाँ आप लोगों को मिली है, गेंडा की, बाघ की और बकरी की भी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा की मोहरों मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से भी मिले, जिसके उनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। देखो, अगर क्वेश्चन को सिर्फ वन लाइनर में पढ़ के चले जाना तो इससे कोई महत्व नहीं है, जब तक अगर क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से नहीं पता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मांडा कहाँ पड़ता है, बालाकोट, चन्हूदड़ो कहाँ पड़ता है और नागेश्वर। तो इसमें कहा है कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कौन सा स्थल हो जाएगा? उत्तरी हो जाएगा। दक्षिणी दायमाबाद था और आपका दक्षिणी आपका दायमाबाद हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखें। और पश्चिमी आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? पूर्वी स्थल आपका कौन सा था? तो पूर्वी स्थल आप लोगों का था आलमगीर हिंडन नदी के किनारे जो यूपी में पड़ता है। पश्चिमी आप लोगों का था बलूचिस्तान। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े तथा चन्हूदड़ों से बक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। चन्हूदड़ों से किसी बक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। नागेश्वर से शंख से बनी चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं।
तो इसमें देख सकते हो हम लोगों ने अभी क्या क्या कंप्लीट कर पाया है। तो देख सकते हो यहाँ पर पाषाण काल को कंप्लीट किया है, सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसको 2 को कंप्लीट कर पाया है। तीसरा अब हम कर रहे हैं वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक सभ्यता को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 से ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें देश के नाम से जाना जाता है। तो 10 पुस्तकों में, तो 10 पुस्तक यानी कि यहाँ पर मंडल कह सकते हैं हम लोग, जिन्हें 10 मंडलों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पहले आपको याद रखना है सूक्ति कितनी है, सूक्त कितने हैं, 1028, जिन्हें 10 पुस्तकों यानी कि 10 मंडलों में जो है नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 हैं, सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। ये इतना याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है बृहदारण्यक और मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद हैं। तो बृहदारण्य और मुंडक, बृहदारण्यक और मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद की श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं। महाभारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। पुराणों की संख्या 18, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। पहले का क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का 40 हो जाएगा। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय में किस श्रेणी के ग्रंथ हैं। तो ये उपनिषद हैं। और पहले में बात की जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये आप लोग के मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में क्या है, हिंदू धर्म में देश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के देवता माना जाता है। तो किसको माना जाता है, वारुणी को, यम को, सोम को, उषा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म में देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचार और धन का देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन का देवता किसे मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सोम को क्या मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का देवता मानते हैं। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पूछने का लेवल, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो पिछले एग्जाम हुए, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, सभी के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक, धन का देवता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, तो वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। तो कुछ ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 से ग्रुप डी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो कौन सी दार्शनिक विचारधारा है। तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा में वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैशेषिक दर्शन में न्याय के 16 तत्वों की अपेक्षा 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में क्या है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो कर्मकांड ग्रंथ को के नाम से किसे जाता है। तो यहाँ पर 4 वेद दिए गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, जो बलि धर्म की स्थापना करता है। मतलब जो कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ, मंत्रों का उच्चारण वगैरह है, तो इसी में रखा गया। बलि की जो प्रक्रिया होती है, मतलब बलि जब दान दी जाती है तो उसमें जो कर्मकांड होते हैं तो वो यजुर्वेद में ही सब उसका उल्लेख किया गया है किस प्रकार से करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। यजुर्वेद में कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है।
इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। तो किसे, यजुर्वेद को यज्ञ वेद भी कहते हैं। जो इसको पाठ करता है यानी कि यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते हैं इसे। ये भी नाम याद रखें आप लोग, ये नाम दिया गया है, ये आप लोग नाम याद रखें। पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन है, बलिदान विधि का वर्णन है। यह ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया। तो यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। बलिदान विधि का वर्णन है, कर्म कांड ग्रंथ के नाम से जानते हैं इसे, यज्ञ वेद के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, याद रखें आप लोग। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद अभी आप लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले देखा था। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। ये आप लोग नाम याद रखें, होत्र, जो मतलब ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। सामवेद, सामवेद आप लोग याद रखें। सामवेद वेद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हो जाएंगे आप लोगों को, यजुर्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,600 के समथिंग जो हैं इसमें ऋचाएँ हैं आपकी। उसके बाद आपका यजुर्वेद आ जाता है। यजुर्वेद में आप लोगों को पता है कि इसमें बलिदान विधि का वर्णन है, कर्मकांड ग्रंथ कहते हैं इसे, यज्ञ वेद कहते हैं। और गद्य पद्य दोनों में लिखा गया कौन, यजुर्वेद लिखा है, ये भी याद रखें। पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। और उसके बाद आप लोगों का सामवेद आ जाता है। भारतीय संगीत का जो है इसे जनक माना जाता है, किसे, सामवेद को। इसमें क्या है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। पाठकर्ता जो इसका जो होता है ऋग्वेद के, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्गाता। अथर्ववेद, अथर्ववेद लास्ट का वेद है, इसमें जादू टोना का उल्लेख है। चतुर्थ वेद है, ये भी याद रखें। तो ये चारों वेदों से संबंधित थोड़ी डिटेल थी, आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद देश से संबंधित है। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, किससे संबंधित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद जो है यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, यज्ञों के अनुष्ठान से संबंधित है। तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों से, मंत्रों के संग्रह, 4 वेदों में सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर यहाँ पर देख सकते हो, नीचे आ जाते हैं तो नीचे यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर है 45 में क्या है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ग्रुप डी का देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल डिस्क्राइब कर लेते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज इसमें केवल 4 ही उपलब्ध हैं। कंठ और कपिलस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद की कर्णव और मध्यांजनी ये शाखाएं हैं। इतने डिटेल में क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची। तो यहाँ पर देख सकते हो कोषाध्यक्ष, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेजरर बोलते हैं। ये भी चाहो तो याद रख सकते हो, खजांची को क्या बोलते हैं, ट्रेजरर बोलते हैं। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था क्या, कोषाध्यक्ष। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ था खजांची, कोषाध्यक्ष। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद कौन कौन से हो जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ से और 7 अनेक और 12 प्रारंभिक उपनिषद थे। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखें, क्योंकि वेदों की संख्या 4 है और किस वेद में क्या है,
8 ब्राह्मण ग्रंथ थे, 7 आरण्यक और 12 उपनिषद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में क्या है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? मोक्ष, अर्थ, सत्व, काम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, काम, मोक्ष, अर्थ ये हो जाएंगे पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य हैं। तो प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य जीवन को व्यतीत करने हेतु तो आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम की व्यवस्था का सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा जाता था। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता था। अतः दिए गए विकल्पों में से सत्व पुरुषार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर ब्राह्मण हो जाएगा, अनेक उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पिटक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और चारों वैदिक संहिताएं इनके ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों धर्म के समान ही महत्व है। पिटक की 3 पिटक हैं, कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक। तो पिटकों से ये भी याद रखें, पिटक कितने हैं? त्रिपिटक होते हैं। 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के संघ के नियमों का संकलन है विनय पिटक। सूत पिटक क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। अधिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक क्रियाओं की संख्या है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हिंदू धर्म में निम्न में से किस देवता का सृजनकर्ता माना जाता है? तो किसे सृजनकर्ता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। ब्रह्मा को जो सृजनकर्ता माना गया है। तो ये भी याद रखें, ग्रुप डी में भाई क्वेश्चन ये पूछा गया है। कब पूछा गया देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो पूछा गया 49 है, जो अभी एग्जाम 2022 में ग्रुप डी का हुआ, 3rd शिफ्ट में पूछा गया। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता देवता ब्रह्मा को माना गया। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में और भगवान शिव को सृष्टि के विनाश के रूप में। तो ये भी याद रख सकते हो, विनाश के रूप में किसे जाना जाता है? भगवान शिव को विनाशक माना जाता है। और सृष्टि के जो सृष्टि मतलब ये दुनिया चला रहे हैं, इसे किसे माना जाता है? विष्णु को माना जाता है। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता मतलब ब्रह्मा जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ऐतरेय उपनिषद देश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक, चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित इसमें सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना इसमें बताना, सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सही, ये सबसे पुराना भाई इसमें ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का अथर्ववेद हो जाएगा। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पुराना यहाँ पर ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक, चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो पढ़ता है जो उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को कितने मंडल? 10, सूक्तियाँ 1028, ऋचाएँ 10,600 हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है, क्योंकि 1 घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें पाषाण काल,
मतलब स्टोन एज, दूसरा इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के कुछ प्रश्न आधे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अगले वीडियो लाएंगे क्योंकि 50 प्रश्न हो गए, ज़्यादा लंबा वीडियो ठीक भी नहीं है। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। और क्वेश्चन वही ऑथेंटिक हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा महाजनपद काल। तो आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब